जय जोहार साथियों। जनवरी 2009 को भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शिक्षिका राष्ट्रमाता फातिमा शेख की जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें पूरे देश भर में याद किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की शिक्षा क्रांति ने माता फातिमा शेख ने बहुमूल्य योगदान दिया। इसी बीच प्रोफेसर दिलीप मंडल द्वारा फातिमा शेख के इतिहास के संदर्भ में कुछ आशंकाएं जताई, जिसके बाद बहुजन मूवमेंट में जुड़े तमाम लोगों द्वारा उनके भूमिका का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इसी बीच जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर विलास खरात ने भी दिलीप मंडल के बयान का सबूतों के साथ विरोध किया। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सोशल मीडिया पर फातिमा शेख को लेकर कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फातिमा शेख के ऐतिहासिकता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह बवाल कुछ वर्ष पहले आरएसएस के आईटी सेल के लोगों के द्वारा प्रचार में लाया गया। लेकिन फातिमा शेख की ऐतिहासिकता पर ब्राह्मण लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके पीछे उनका इंटरेस्ट जरूर है, लेकिन कुछ लोग तथाकथित सोशल मीडिया के विद्वान कहे जाने वाले दिलीप मंडल के द्वारा भी फातिमा शेख के ऐतिहासिकता पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो उनके ही दोस्तों के द्वारा सोशल मीडिया पर यह जानकारी मिली थी कि किसी लालच वश वे बीजेपी के समर्थक बन गए हैं। तो हो सकता है वो जिनकी आइडियोलॉजी को अपनी आइडियोलॉजी मान रहे हैं, तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए वो ऐसी बातें प्रचार में ला रहे होंगे। दिलीप मंडल के द्वारा ये दलील दी गई कि फातिमा शेख का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर में जिक्र क्यों नहीं है। समग्र साहित्य में बाबा साहब का जिक्र क्यों नहीं है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि समग्र साहित्य अभी तक प्रकाशित हुआ ही नहीं है। जो साहित्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का प्रकाशित हुआ है वह समग्र साहित्य नहीं प्रकाशित हुआ। अभी भी ढेर सारा साहित्य अनपब्लिश्ड है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो उपलब्ध साहित्य है उसमें जिक्र क्यों नहीं है, ऐसा कहना बचकाना बयान है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में, उनके लिटरेचर में मुसलमानों का भी उनके आंदोलन में सहभाग था, इसका जरूर जिक्र है। महाड़ में जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन में जो जगह दी गई थी, मनुस्मृति जलाते वक्त जो जगह, जिस जगह पर सभा हुई वो जगह भी एक मुस्लिम फैमिली ने दी थी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर खुलना, जसोर, फरीदपुर, बोरीसाल से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पर चुनकर गए, संविधान सभा पर चुनकर गए। उसमें नमोशूद्राय लोगों के साथ साथ वहां के मुसलमानों का भी बड़ा योगदान था। तो उस एरिया के लोगों को योजना बनाकर तोड़ा गया।
उसको पूर्वी पाकिस्तान में जोड़ा गया। मुस्लिम एंटी मुस्लिम धारणाएं पैदा करके दिलीप मंडल क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या वो अंबेडकरवादी सिद्ध होना चाहते हैं? फातिमा शेख को आरएसएस और बीजेपी के लोगों को आपत्ति है, मगर दिलीप मंडल जैसे लोगों को आपत्ति होने की वजह क्या है? तो इसके पीछे, उनके पीछे जो आका लोग हैं, उन आकाओं को खुश करना, यही इसके पीछे मकसद है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जो लिटरेचर है, वह लिटरेचर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने पब्लिश किया गया है और उसमें डॉक्टर एम.जी. माली, इन्होंने सावित्रीबाई फुले समग्र वाङ्मय महाराष्ट्र राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल द्वारा प्रकाशित है। इसमें पत्र क्रमांक 1, जो पत्र उन्होंने 10 अक्टूबर 1856 में लिखा हुआ पत्र है, उस पत्र में फातिमा बहन का, फातिमा शेख का जिक्र मिलता है। क्या जिक्र किया गया? ये स्टेट गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है समग्र साहित्य में, सावित्रीबाई फुले समग्र साहित्य में फातिमा शेख का जिक्र सावित्रीबाई फुले के लिटरेचर में है, उनके पत्र में है। जब सावित्रीबाई फुले अपने मायके गई, बहुत सालों बाद वो अपने मायके जाती है और वहाँ क्या घटित होता है, उनके परिवारजन क्या प्रतिक्रिया करते हैं, जाति समूह के लोग क्या प्रतिक्रिया करते हैं। सतारा में उनका मायका है, वहाँ वो गई है और वहाँ से उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले को खत लिखा है और जिस खत में उन्होंने फातिमा शेख का जिक्र किया गया है, जिसमें सावित्रीबाई फुले लिखती है, मैं जानती हूँ कि मेरे न होने से फातिमा को कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है यह समझेगी, वह समझेगी और कुरकुर नहीं करेगी। सावित्रीबाई फुले कहती है कि मेरे वहां नहीं होने के कारण जो अछूतों के लिए स्कूल खोली गई थी और जिसकी जिम्मेदारी सावित्रीबाई फुले की थी और उनकी सहयोगी जो टीचर है फातिमा शेख, उसकी भी जिम्मेदारी थी, और फातिमा शेख के ऊपर जिम्मेदारी पड़ने के कारण सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबा फुले को जो खत लिखा 1856 को, तो उसमें जो शब्द प्रयोग किया है, मैं दोबारा बताता हूं, मैं जानती हूं कि मेरे न होने से फातिमा को कितनी मुश्किल हुई होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि वह समझेगी और कुरकुर नहीं करेगी। कितना महत्वपूर्ण संदर्भ इस खत के अंदर है। फातिमा का डायरेक्ट जिक्र है। महात्मा फुले का जो समग्र लिटरेचर है, उसमें भी फातिमा शेख के साथ सावित्रीबाई फुले का तस्वीर पब्लिश किया गया है और उसके अंदर लिखा गया है कि यह तस्वीर में सावित्रीबाई फुले दिखाई दे रही है और साथ में फातिमा शेख भी है। तो क्या गवर्नमेंट रिकॉर्ड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यह रिकॉर्ड छापा हुआ है, क्या इस पर सवाल करना उचित है? और जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पीछे उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है। उन्हें व्यक्तिगत कोई उससे लाभ हो रहा होगा। दिलीप मंडल जैसे लोगों को व्यक्तिगत कुछ पद प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ लालचवश वो ऐसा बोल रहे हैं,
और कई दिनों से सोशल मीडिया पर वो ब्राह्मणों की वकालत कर रहे हैं, खुलकर वकालत कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए जो ब्राह्मणों के वकील बने हुए हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड कर देना चाहिए। खैर, सावित्रीबाई फुले के लिटरेचर में और महात्मा फुले जी के समग्र लिटरेचर में फातिमा शेख का जिक्र है, ये एक सबूत है। दूसरा एक सबूत ये है कि पूना सिटी के अंदर महात्मा फुले का महल है, जहां उस एरिया का नाम गंजपेट है। और उस महल पर किसी भी व्यक्ति को जाकर आप पूछ सकते हैं कि उस्मान शेख और फातिमा शेख आपको मालूम है, तो बोलेंगे मालूम है। पूना के अंदर आप रेल स्टेशन पर हो या बस स्टैंड पर हो, शिवाजी नगर का बस स्टैंड हो या रेल स्टेशन हो, वहां पर आप पूछ सकते हैं कि हमें फातिमा नगर जाना है। तो फातिमा नगर किसके याद से है? तो फातिमा नगर यह फातिमा शेख के नाम से है। पूना कारपोरेशन, तो पूना कारपोरेशन के अंदर आता है फातिमा शेख, फातिमा नगर। वो फातिमा नगर फातिमा शेख के नाम से है। चलो, इस बहाने एक हमारे बहुजन समाज के लोगों में भी जिज्ञासा पैदा होती है। वो जो खत सावित्रीबाई फुले ने 10 अक्टूबर 1856 को लिखा था, वो खत मराठी में है। और उस मराठी में जो खत प्रसिद्ध हुआ है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा, वो इतना महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक जीवन में काम करते वक्त सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबा फुले को किन तकलीफों से गुजरना पड़ा था, वो उसका बयान उसके अंदर है। जातियों के माली जाति जो आज की ओबीसी जाति में आती है, जैसे नॉर्थ इंडिया में शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, ये ओबीसी में आते हैं और महाराष्ट्र में उनको माली कहते हैं। नॉर्थ इंडिया के जो ये ओबीसी है, ये अपने आप को बुद्धा के वंशज मानते हैं। महाराष्ट्र के जो ओबीसी है, इनके अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले की विचारधारा अब लगाव लगना शुरू हुआ है। तो सावित्रीबाई फुले ने जो खत लिखा, उस समय उनके ऊपर क्या किस परिस्थिति से वो गुजरे थे, उनको किस अपमान से गुजरना पड़ा था, इसका जिक्र उस खत में है। वह पत्र पढ़ने के बाद लोगों को पता चलेगा कि सावित्रीबाई फुले का योगदान कितना है। फुले दाम्पत्य का योगदान हमें पढ़ाने में, हमें इंसान बनाने में कितना बड़ा योगदान है। सावित्रीबाई फुले ने खत लिखा है सत्य रूप, मैं इसका हिंदी अनुवाद आपको बता रहा हूं। सत्य रूप ज्योतिबा स्वामी इन्हें सावित्री का सिर साष्टांग नमस्कार। पत्र लिखने की वजह है कि मेरी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। इस बीमारी में मेरे भाई ने बहुत कष्ट लेकर मेरी सेवा की है। इससे वह कितना दयालु है यह दिखाई देता है। मैं अच्छी खासी तैयार होकर, अच्छी खासी तंदुरुस्त होकर, तबीयत ठीक होकर मैं पुणे में आऊंगी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
फातिमा को जो कष्ट पड़ रहे हैं उससे वह कुरकुर नहीं करेगी, यानी फातिमा का इसमें जिक्र है। यह आपको मैं बताना चाहती हूं कि मेरा भाई मुझे ये कहा था, तुम और तुम्हारा पति अछूत लोगों के लिए, अंत्यज लोगों के लिए काम करते हैं, इसलिए आप लोग पतित हो गए हैं और आप लोगों को जाति बहिष्कृत किया जाना चाहिए। इसलिए मैं तुमको बताना चाहता हूं कि तुम पति पत्नी जाति के अनुरूप अनुसरण करने की बजाय ब्राह्मण जैसा कहते हैं वैसा आप आचरण करें। मेरे भाई का बेलगाम और असमंजस बातचीत सुनकर मेरी मां को बहुत ही गुस्सा आया। वैसा मेरा भाई अत्यंत दयालु लेकिन कम बुद्धि का होने के कारण उसने आपको और मुझे दोष दिया है और आपकी और मेरी निंदा करने में कमी नहीं की है। मां को लगा और मां उसे समझाने के नजर से उसको देख रही थी। मां ने उसको कहा कि तुझे भगवान ने रसवंती जैसी यानी एक अच्छी काया दी है, शरीर दिया है, ऐसा उसका तुम जो अपनी जीवा है, अपनी जीभ जो है, अपनी वाणी से तुम इसका अपनी अच्छी खासी वाणी का तुम दुरुपयोग क्यों कर रहे हो। मां के डांटने के कारण भाई चुप हो गया, लज्जा महसूस करने लगा और चुपचाप बैठा रहा। फिर मैंने उसके मत का खंडन किया। सावित्रीबाई फुले कहती है, फिर मैंने उसके मत का खंडन किया। मैंने उसके मुंह पर कहा, भाई तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। भट्ट लोगों के बातों में तुम्हारी बुद्धि दुर्बल हो गई है। तू भेड़ बकरियां गाय इन्हें अपने पास लेते हो, नाग पंचमी के दिन बिशले नाग को पकड़कर उसे दूध पिलाते हो। महार मांग यह लोग तुझे आदमी लगने चाहिए, लेकिन तुम उन्हें अछूत क्यों मानते हो। भट्ट लोग जब तुम्हारे पास आते हैं तब वे तुम्हें महारों की तरह, अछूतों की तरह ही अछूत मानते हैं। यह सुनकर मेरा भाई लज्जित हुआ और पूछने लगा कि तुम महार मांग इन अछूतों को क्यों पढ़ाते हो। इस बारे में लोग तुम लोगों को अपशब्द बोलकर कष्ट देते हैं, बदनामी करते हैं। यह सब मुझे सुना नहीं जाता। मैंने उसे अंग्रेज लोग महार मांग लोगों के लिए क्या क्या करते हैं यह बताकर विद्याहीनता ही पशुत्व की निशानी है, यह मैंने उसे बताया। भट्ट लोगों का श्रेष्ठत्व इन लोगों की अज्ञानता ही है। मैंने उसे समझाया, मैंने उसे शिक्षा का महत्व समझाया और शिक्षित होने से सारे दुर्गुण चले जाते हैं, यह मैंने भी उसे जानकारी दी। मेरे स्वामी देवतुल्य है, यानी महात्मा ज्योतिबा फुले देवतुल्य है।
उनकी बराबरी इस देश में कोई नहीं कर सकता। सावित्रीबाई फुले ने लिखा कि उनकी बराबरी इस देश में कोई नहीं कर सकता। महार मांग को पढ़ाने में उन्हें पढ़ाया जाए और उन्हें मनुष्य के तौर पर जीने का अधिकार मिले, इसलिए भट्ट ब्राह्मणों से मेरे पति ज्योतिबा स्वामी लड़ रहे हैं और वे महार मांगों को पढ़ाते हैं और मैं भी उनको पढ़ाती हूं, तो उसमें गलत क्या है? हम उभयता लड़कियों को पढ़ाते हैं, यानी उभयता यानी हम दोनों लड़कियों को पढ़ाते हैं, औरतों को पढ़ाते हैं, महार मांगों को पढ़ाते हैं। यह ब्राह्मणों के लिए बुरी बात है। इसलिए हमारे मनुष्य धर्म के अनुसार अब्राह्मण्यम करके बुरा भला कहना तुम्हारे जैसे आदमी के दिल में जहर घोलने का काम ब्राह्मण लोग करते हैं। तुझे याद होगा कि मेरे पति के अच्छे गुण से, अच्छे स्वभाव से अंग्रेज सरकार ने उनका एक समारंभ आयोजित किया था, उन्हें उनका गौरव किया था, उनका आदर सत्कार किया था। और ऐसा करके जो दुर्जन ब्राह्मण लोग हैं उन्हें लज्जित किया था। तुम्हें मैं दावे से बोलती हूं कि मेरा पति तुम जैसे वारकरियों की तरह, यानी जो सावित्रीबाई फुले का भाई एक संत की परंपरा को मानते हैं तो उसका जिक्र करती है, मेरा पति तुम जैसे वारकरियों की तरह केवल हरिनाम लेकर यात्राएं नहीं करता है, बल्कि प्रत्यक्ष हरि का काम करता है और मैं उन्हें मदद करती हूं। यह काम मुझे इतना आसान और आनंद देने वाला है, परमानंद देने वाला है कि इसके बारे में मैं तुझे क्या बताऊं। इसके अलावा मनुष्य की सीमा, मनुष्य का जो आचरण है वो बड़ा होना चाहिए। मेरा बोलना मेरे भाई और मेरे बहन एकाग्र चित्त से सुन रहे थे। आखिर में मेरे भाई को पश्चाताप होकर वो याचना करने लगा। मेरी माँ बोली, सावित्री तुम्हारी जबान पर सरस्वती है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारा ज्ञान सुनकर मैं कृतार्थ हो गई हूं। उन दोनों ने मुझे अंतकरण पूर्वक धन्यवाद ज्ञापन किया। उनका समाधान करने में मैं कामयाब हो गई। इसलिए सावित्रीबाई फुले लास्ट में लिखती है, इसीलिए अपने पति को लिख रही है, इसलिए आपको याद होगा कि पूना में अपने बारे में जो गलत बातें फैलाई जा रही थी ब्राह्मण वर्ग के द्वारा, वह बातें मेरे मायके में भी चल रही है। इसलिए हम क्या डर कर ये काम छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और मुझे यकीन है कि भविष्य में हमारी जीत होगी। यहां पर सावित्रीबाई ने लिखा कि हमें हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, भविष्य में हमारी जीत होगी। तो सावित्रीबाई फुले के खत में मायके जाने के बाद भाई ने जो सवाल खड़े किए, जो ब्राह्मणवादी विचारों के प्रभाव में आकर खड़े किए थे, तो सावित्रीबाई फुले ने अपने भाई को ठीक ठीक समझाया कि महार मांग इन अछूतों को या लड़कियों को या महिलाओं को पढ़ाने से नुकसान केवल ब्राह्मणों का होता है, तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है? और तुम्हें भी ब्राह्मण छूते नहीं हैं।
तुम्हारे हाथ का खाते नहीं है, तुम्हें तो अछूती कहते हैं। तो उसको इस बात का एहसास कराने में सावित्रीबाई फुले सफल हुई और भाई ने अपनी गलती मान्य की। और गलती मान्य करने के बाद सावित्रीबाई फुले कहती है कि शुरू में पूना में जब अपने बारे में गलत बातें हो रही थी, हम पति पत्नी के बारे में, अछूतों को पढ़ाने के पहल के बारे में, तो मुझे थोड़ा अटपटा सा लग रहा था, मगर वो बातें अब मेरे मायके में भी शुरू हो गई है, मेरे जातियों में भी ये बातें शुरू हो गई है। तो सावित्रीबाई फुले कहती है कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, आने वाले समय में हमारे इस कार्य की महानता को लोग जानेंगे। आपके इस महान कार्य को मैं मानती हूं और मैं मरते दम तक आपके इस कार्य में रहूंगी और हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। तो ये खत से पता चलता है कि सावित्रीबाई फुले ने जिस खत में फातिमा शेख अपनी सहयोगी टीचर फातिमा शेख के ऊपर अब जिस स्कूल की जिम्मेदारी है, और सावित्रीबाई फुले बीमार है, संदर्भ के साथ यह खत है कि सावित्रीबाई फुले इन दिनों बीमार है, अपने मायके में रुकी हुई है और सारी जिम्मेदारी फातिमा शेख के ऊपर आई है और फातिमा शेख महार मांगो के लड़कों को पढ़ा रही है। तो इसका गुस्सा जो है ब्राह्मण को आ रहा है कि मुस्लिम महिला पढ़ा रही है, हिस्टोरिकल बात है, इसको नकारने की क्या वजह है। ब्राह्मणों को यह सलाह है कि आप लोग सीधा आकर बोलो, दिलीप मंडल के मुंह से मत बोलो। इसलिए मत बोलो क्योंकि चोरी पकड़ी गई है और दिलीप मंडल विद्वान जरूर है मगर ईमानदार नहीं है। आरएसएस और बीजेपी का पक्ष लेना है तो ऐसा बोल के बोलो कि मैं आरएसएस का खुल्लम खुल्ला समर्थक हूं और इस वजह से मैं ये दुराभावना से बोल रहा हूं। मुझे याद आती है कि गोरखपुर प्रेस से एक पुराण प्रसिद्ध है, भविष्य पुराण। उस भविष्य पुराण में अकबर का जिक्र है, बिरबल का जिक्र है, बल्कि ये भविष्य पुराण अकबर के समय में ही लिखा गया, या यूं कहा जाए कि अकबर के डोनेशन से लिखा गया, क्योंकि उसमें शहंशाह अकबर की इतनी तारीफ की है कि अकबर को ब्राह्मण का ही पुत्र बताया गया है। तो जिन ब्राह्मणों ने अकबर को ब्राह्मण घोषित किया, वो ब्राह्मणों के वर्तमान पूर्वज फातिमा शेख पर उंगली खड़ा कर रहे। जिन ब्राह्मणों ने अल्लोपनिषद लिखा, वो ब्राह्मण लोग फातिमा शेख के ऐतिहासिकता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो फातिमा शेख पर सवाल खड़ा करने से इतिहास मिटाया नहीं जाएगा, बल्कि इतिहास ज्यादा उभर कर सामने आएगा। मुझे गर्व है कि फातिमा शेख सावित्रीबाई फुले को सहयोगी बनकर पाठशाला में पढ़ाती थी और फातिमा शेख अछूत लड़कियों को पढ़ा रही थी। ये कितना बड़ा हिस्टोरिकल योगदान है फातिमा शेख का। महात्मा ज्योतिबा फुले का कंट्रीब्यूशन, सावित्रीबाई फुले का कंट्रीब्यूशन, फातिमा शेख और उस्मान शेख का कंट्रीब्यूशन मिटाना असंभव है।
महात्मा ज्योतिबा फुले ने मोहम्मद पैगंबर के ऊपर भी काव्य लिखा हुआ है। उनके साहित्य में मोहम्मद पैगंबर के संदर्भ में विस्तृत तौर पर, जिसको महाराष्ट्र में पोवाड़ा बोलते हैं, बैलेड, गौरव गीत, वो उन्होंने रचा है। तो उनके हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को ब्राह्मण लोग, खास करके आरएसएस और बीजेपी के लोग कई वर्षों से नकार रहे हैं। उसके पीछे की मंशा ये है कि महात्मा ज्योतिबा फुले के आंदोलन को और उनके हिस्ट्री को तोड़ा जाए, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाए। तो अच्छा हुआ है सावित्रीबाई फुले के खत में उनका जिक्र आना, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। और इस हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के बावजूद भी अगर कोई नकारता है तो उसको मेंटल अस्पताल में एडमिट करना चाहिए, उसको भर्ती करना चाहिए। क्योंकि उसकी मानसिकता अगर प्रो बीजेपी है, प्रो आरएसएस है, तो मानेगा ही नहीं। वो दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अगर मानेगा नहीं, तो उसका मतलब है कि उसके मालिक ने जो उसको दलाली करने के लिए कहा है, उसके लिए उसकी मानसिकता स्वीकार नहीं कर रही है, ये उसका अर्थ हो सकता है। खैर, दिलीप मंडल जी को कोई विद्वान माने, हम उन्हें विद्वान नहीं मानेंगे, या बहुजन समाज के लोगों ने उनको विद्वान मानना छोड़ देना चाहिए। आरएसएस और बीजेपी के लोग महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आंदोलन में, शिक्षा के आंदोलन में जो लोग सहभागी हैं, उनको अगर माइनस करके मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आईटी सेल के द्वारा गलत बातों का प्रचार कर रहे हैं, तो ये बातें धिक्कारनीय हैं। मगर ब्राह्मणों का चरित्र ही ऐसा चरित्र है कि वो सच को नकारते हैं और झूठ को प्रस्तुत करते हैं। तो फातिमा शेख और उस्मान शेख का ऐतिहासिकता सप्रमाणित है। समग्र महात्मा फुले, समग्र सावित्रीबाई फुले के दस्तावेजों में उनका जिक्र है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समग्र साहित्य में किस बात का जिक्र आना चाहिए, किस बात का जिक्र नहीं आना चाहिए, प्रो बीजेपी वाले लोग नहीं तय कर सकते। इस मौके पर इतना ही कहना चाहता हूं। दिन भर मुझे इस बारे में कई सारे लोगों के फोन आए कि इसके संदर्भ में क्या दस्तावेज है, इसके संदर्भ में क्या सबूत है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे अपना वक्तव्य देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर लाइव आया। आपने सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय ज्योति, जय भीम, जय जोहार, जय मूल निवासी।